हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ। यानी कि हम यहाँ पर अर्थ के ऊपर जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके के चेंजेस? अर्थ के अंदर चेंजेस होते हैं और अर्थ के बाहर चेंजेस होते हैं। तो सभी तरीके के चेंजेस हम यहां पर पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और इस चैप्टर को देखते हैं, समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। और साथ में नीचे लाल बटन है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें और चैनल पर अगर कोई और वीडियो हो तो आप वो देख सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो यहां पर बात की जा रही है लिथोस्फीयर की। अब लिथोस्फीयर क्या होता है ये तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। पिछले चैप्टर में हमने लिथोस्फीयर की काफी बात की थी। लिथोस्फीयर एक तरीके से हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपर जो लेयर होता है, सबसे ऊपर जो सरफेस होता है जिसके ऊपर हम रहते हैं, उसकी बात यहां पर की जा रही है। अब वैसे बात करें तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ में कई सारे लेयर्स में बना हुआ है अर्थ। जब हमने इस चीज को पिछले चैप्टर में डिटेल में देखा था, तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर का लेयर जिसको कि हम क्रस्ट कहते हैं, यही हमारा लिथोस्फीयर होता है। इसी के आसपास लिथोस्फीयर, यही हमारा लिथोस्फीयर होता है। इसके नीचे हमारा होता है मेंटल, और फिर ये दोनों मिलाकर क्या हो गए? कोर हो गए। ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। इस तरीके से हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है वो बना हुआ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है वो जरा देख लेते हैं ताकि हम समझ पाएं अच्छी तरीके से। अब यहां पर कहा जा रहा है कि द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब यहां पर बात की जा रही है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, यानी हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है, सबसे ऊपरी लेयर है, वो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, जिनको कि क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। कौन सा प्लेट? लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। अब यहां पर मैं आपके लिए एक इमेज लेकर आया हूं या फिर मैप लेकर आया हूं, जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारे अर्थ के सरफेस के टुकड़े, यानी कि कौन कौन से प्लेट्स हैं, कौन कौन से टुकड़ों में ये टूटा हुआ है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपको मैप में है। वैसे अगर आप इसको फैलाइएगा तो ये ग्लोब के रूप में रहता है अर्थ के ऊपर, लेकिन इसको मैप के रूप में बनाया गया है। यानी कि ये पूरा अर्थ मान लीजिए है, ये चारों तरफ क्या है? अर्थ है पूरा। ये कंप्लीट अर्थ है। अर्थ में एक आपका हिस्सा इतना बड़ा हो गया जो कि हमारा कौन सा है? पैसिफिक प्लेट। यहां पर अफ्रीकन प्लेट हो गया, यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहां पर इंडिया आप देख सकते हैं, इंडिया, और इधर ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहां पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो बहुत सारे प्लेट हैं। यानी अर्थ हमारा बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। अर्थ का सरफेस यानी जो क्रस्ट है या फिर जो लिथोस्फीयर है, वो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं ये आप समझ गए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ये सारे जो प्लेट्स हैं ये बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। कितना स्लोली मूव करते हैं? एक साल में कुछ मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है इसका भी। यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा ये मूव करते हैं 1 साल 2 साल में। अब ये मूव करते क्यों हैं? क्यों करते हैं जरा ये सोचिए। तो इसका आंसर है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में। अब यहां पर देखिएगा तो यहां पर ये जो क्रस्ट है, यहां पर है हमारा लिथोस्फीयर के प्लेट्स। अब यहां पर जो नीचे हमारा लेयर्स हैं, वो लेयर्स क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। अब ये लेयर्स लिक्विड फॉर्म में है तो इनके ऊपर जो ये क्रस्ट है, इनके लिक्विड के मूवमेंट की वजह से ये जो हमारा ऊपर के लेयर हैं ये भी मूव करते हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये क्या करते हैं? बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। किस तरीके से मूव करता है? सर्कुलर मैनर में मूव करता है। एज सोन इन एक्टिविटी। अब यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें बताया गया है कि आपको टास्क दिया गया है जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि ये मूवमेंट होता कैसे है। अब ये टास्क आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि ये टास्क ऐसा है कि जिसको आप करिएगा तो ज्यादा बेहतर है। मैं यहां पर अगर पढ़कर समझाऊं तो उतना समझ में नहीं आएगा, इस वजह से आप इसको खुद से करके देखिए, कुछ अपने से भी कीजिए
ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। अब यहां पर कहा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए ये जो मूवमेंट होता है हमारे अंदर, अर्थ के अंदर जो मैग्मा है उसका मूवमेंट होता है, या फिर अर्थ के क्रस्ट का, लिथोस्फीयर के प्लेट्स का मूवमेंट होता है, इसके वजह से अर्थ के सरफेस पर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। अब ये जो अर्थ के मूवमेंट होते हैं, ये अर्थ के मूवमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। किस आधार पर? कि किस तरीके के फोर्स उन मूवमेंट को करा रहे हैं। जैसे कुछ फोर्सेस हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर से लगते हैं, वो फोर्सेस जो आपके मूवमेंट कराएंगे वो हमारे कहलाएंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पर लगते हैं, ये कहलाते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब यहां पर सिंपली समझे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सिंपल मतलब ये है कि हमारे अर्थ के अंदर मूवमेंट कैसा हो रहा है, लावा का मूवमेंट है, मैग्मा का मूवमेंट है, अर्थ के जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उनका मूवमेंट है। इनकी वजह से जो एक तरीके से फोर्सेस जनरेट होंगे वो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस हो गए। अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ फोर्सेस लगते हैं। कौन कौन से फोर्सेस? जैसे कि नदियां बहती हैं तो वो फोर्सेस लगाती हैं, वो भी तो ताकत रखती हैं, बहुत ही कम रखती हैं लेकिन रखती हैं। उसके अलावा हवा चलता है, पवन चलता है तो उसमें भी ताकत होता है, वो भी मूवमेंट कराते हैं। जो हमारे आसपास समुद्र है, समुद्र की जो लहरें चलती हैं उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, वो भी फोर्स लगाती है, वो भी हो गया। ग्लेशियर्स जो हैं, जो पहाड़ों पर, हिमालय पर आप ग्लेशियर देखते हैं तस्वीरें, वो भी मूव करते हैं, उनकी वजह से जो फोर्स लगता है वो भी हमारा क्या हो गए, एक्सोजेनिक फोर्स हो गए। यानी कि अर्थ पर फोर्स हमारा लग कहां से रहा है, अर्थ के अंदर से लग रहा है या फिर बाहर से लग रहा है। सिंपली कहें तो यहां पर मेन मुद्दा हमारा समझने का यह है कि हम समझना चाहते हैं पृथ्वी के ऊपर होने वाले बदलावों को, पृथ्वी के ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको समझना है। उससे पहले हमें यह जान लेना है कि ये चेंजेस होने के लिए जो ताकत चाहिए, ये ताकत आ कहां से रहा है, अर्थ के अंदर से आ रहा है या फिर अर्थ के बाहर से आ रहा है। अगर ये ताकत अर्थ के अंदर से आ रहा है तो उसे हम कह देंगे एंडोजेनिक फोर्स। अर्थ के बाहर से आ रहा है यानी अर्थ के सरफेस पर लग रहा है तो एक्सोजेनिक फोर्स। अब यहां पर इन दोनों को बताया गया है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका चार्ट है, इस चार्ट की एक तरीके से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सभी को हम बारी बारी से डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट में आप समझना चाहें तो पहला एंडोजेनिक, अर्थ के अंदर फोर्स लग रहा है, एक्सोजेनिक अर्थ के ऊपर से लग रहा है। एंडोजेनिक को भी दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी हो गया जो कि सडन फोर्स, तुरंत से एनर्जी रिलीज होता है, एकदम झटाक से, तुरंत एकदम झटका से। दूसरा डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, यानी ये बहुत ही धीरे 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 स्लो 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 आपका होता है। सडन फोर्सेस में जैसे भूकंप आता है तो भूकंप देखते हैं कैसे तुरंत एकदम आता है भूकंप और बिल्डिंग गिर जाता है। वोल्केनो आता है, तुरंत एकदम आता है और लावा बाहर निकलने लगता है। आपका लैंडस्लाइड होते हैं, भूस्खलन होते हैं तो क्या होता है, तुरंत पहाड़ का टुकड़ा गिर जाता है, तुरंत होते हैं ये चीजें। लेकिन डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में जैसे पहाड़ों का बनना, ये पहाड़, किसी पहाड़ को बनने में हजारों साल, लाखों साल लगते हैं। जैसे हिमालय बना, हिमालय बनने में लाखों साल लगे हैं। जितनी ऊंचाई पर हिमालय आज है उतना ऊंचा होने में लाखों साल लगे हैं, तो ये बहुत ही स्लो होता है। इसके बाद एक्सोजेनिक फोर्स की बात करें तो इसमें आपका इरोजनल या फिर डिपोजिशनल जो फोर्सेस होते हैं उनकी बात की जा रही है, और ये लगाए जाते हैं किसके द्वारा, रिवर के द्वारा, विंड के द्वारा, सी वेव के द्वारा और ग्लेशियर के द्वारा। इन सभी को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब यहां पर लिथोस्फेरिक प्लेट का डेफिनेशन दिया गया है, उसकी बात करें तो अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर। समझ गए लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पूछेगा, यहां से आप लिख सकते हैं। अब यहां पर बात की जाए तो आ जाता है सबसे पहले है इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये कई बार बहुत ही सडन मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं और कई बार बहुत ही स्लो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सडन मूवमेंट में क्या आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, वोल्केनोज आ जाते हैं, जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस पर हमें बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। आपको भी पता होगा, आपने भी भूकंप की खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी, आपने भी वोल्केनो की खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी कि जब अर्थक्वेक आता है तो पूरा शहर तहस नहस हो जाता है, एक बहुत बड़े इलाके में बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, लोगों का घर टूट जाता है, सब चीज बर्बाद हो जाता है। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो एक तरीके से हमारे अर्थ क्रस्ट का एक ओपनिंग होता है जिसके जरिए मोल्टेन जो मटेरियल है वो बाहर आता है, तुरंत झटके से बाहर आता है
और पिछला जो चैप्टर हमने किया था उसमें मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था वोल्केनो का। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो वहां पर क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर आपको ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझाई गई है कि वोल्केनो में से चीजें निकलती कैसे हैं, किस तरीके से पत्थर वगैरह, रॉक्स वगैरह के बारे में बात की थी, तो वहां पर हमने बात किया था। अब यहां पर वोल्केनो क्या हो गया? वोल्केनो एक तरीके का सडन फोर्स हो गया, जो वोल्केनो में से पूरा लावा निकलता है, चीजें निकलती हैं। अब वोल्केनो का स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया गया है कि वोल्केनो किस तरीके से निकलता है। यहां पर क्रस्ट है, मेंटल है, यहां पर एक ओपनिंग है जिसके जरिए लावा पूरा बाहर आ रहा है। अब ये लावा बाहर आता है, बाहर इस तरीके से यहां पर जमा हो जाता है और रॉक बनता है। कौन सा रॉक बनता है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कौन सा रॉक बनेगा। बोलिए बोलिए, इग्नस रॉक बनेगा। कैसा इग्नस रॉक? एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक बनेगा, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के बाहर ये रॉक बनेगा। अर्थ के सरफेस के अंदर बनेगा तो कौन सा बनेगा? इंट्रूसिव इग्नस रॉक बनेगा। समझ गए? अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे लिथोस्फेरिक जब हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करते हैं तो अर्थ का जो सरफेस है ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है। और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं इन्हीं को हम अर्थक्वेक कहते हैं। हमने क्या कहा था कि जो अर्थ के सरफेस हैं, अर्थ के सरफेस पर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। 1 मिलीमीटर साल में, 2 मिलीमीटर साल में, तो इतना स्लोली मूव करते हैं। लेकिन जब ये मूव करते हैं जिस भी समय पर, तो ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी इतना ज्यादा रिलीज करते हैं कि बहुत बड़े इलाके में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहां पर बात की जा रही है भूकंप की। भूकंप की बात की जा रही है, यानी अर्थक्वेक की बात की जा रही है। तो अर्थक्वेक के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं और पूरा एक तरीके से प्रोसेस हम अर्थक्वेक का समझ लेंगे। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो प्लेस जहां पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसे हम फोकस कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अर्थ के सरफेस के नीचे, जमीन के नीचे जहां भी मूवमेंट स्टार्ट होगा उसे हम फोकस कहेंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहां पर एक प्लेट है, यहां पर दूसरा प्लेट है। अब इन दोनों प्लेट का यहां पर टकराव हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दो प्लेट आपस में मिल रहे हैं, इस तरीके से आपस में लगे हुए हैं। अब इनके ऊपर फोर्स बिल्ड हो रहा है। अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि ये फोर्स रिलीज कर देंगे, एक तरीके से ऐसे झटका से अपना मूवमेंट कर देंगे। कितना? 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर मूवमेंट करेंगे। तो ये जिस जगह पे होगा, जमीन के नीचे जिस जगह पे होगा, सरफेस पर नहीं बात हो रही है, जमीन के अंदर बात हो रही है, जहां पर ये मूवमेंट होगा उसे हम फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। समझ गए? अब इसके बाद बात करें तो इसके आगे और भी वर्ड्स हैं। तो यहां पर अब कहा जा रहा है द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। यहां पर अब समझते हैं, हमने देख लिया फोकस क्या होता है। जमीन के अंदर जहां से भी हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा वो हमारा फोकस होगा। लेकिन उस फोकस के ऊपर जमीन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एपिसेंटर। फोकस हो गया जहां से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, शुरुआत हुआ। लेकिन उस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, जमीन के बाहर जाकर जो सरफेस होगा वहां पर क्या होगा? एपिसेंटर उसे कहते हैं हम। अब ये जो एपिसेंटर होता है यही वो जगह होता है जहां पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और हां, एक शॉर्ट में पॉइंट बता दूं आपको कि जितने भी आपके अर्थक्वेक्स आते हैं वो मेनली आपके कहां आते हैं? ये जितने भी आपके प्लेट्स के बाउंड्री हैं, इन बाउंड्रीज के ऊपर आते हैं। जैसे अगर आप देखिए तो आपको पता है कि जापान में क्या होता है? बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है जापान, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर ये सारे बाउंड्री पर स्थित है। ये जो हमारे प्लेट्स हैं इनके बाउंड्री पर जापान स्थित है, यहां पर इसलिए बहुत ज्यादा भूकंप आता है। यानी जो भी इलाका इस बाउंड्री के ऊपर स्थित होगा या फिर बाउंड्री के जितने नजदीक होगा उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा। समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे और भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को देख लेते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स।
वेव्स के रूप में जो वाइब्रेशन है वो एपिसेंटर से बाहर की ओर फैलते हैं, यानी बीच से बाहर की ओर। आपने कभी जो पॉन्ड है या फिर नदी है उसमें कभी पत्थर फेंका है? जब पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वेव्स निकलते हैं जो चारों ओर फैलते हैं, और जैसे जैसे वो पत्थर फेंकने वाली जगह से दूर जाते हैं, पत्थर जहां पर गिरा उससे दूर जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर होता है कि एपिसेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो अर्थक्वेक होगा उसका पावर भी कम होगा और जो उसका प्रभाव है वो भी कम होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे एपिसेंटर यहां पर है, यहां पर बहुत ज्यादा पावर का अर्थक्वेक आया, यहां पर कुछ कम आएगा, यहां पर और कम, और यहां पर बिल्कुल ही कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ही दूर है, वहां पर प्रभाव काफी कम देखने को मिलेगा। अब यहां पे एक और चीज बताया गया है कि जो अर्थक्वेक होते हैं इसमें 3 प्रकार के वेव होते हैं। कौन से वेव? पी वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव, एल वेव या फिर सरफेस वेव। अब ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, जाकर इसके बारे में सर्च कीजिए, पता कीजिए और देखिए कि क्या ये चीजें होती हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आगे आपके लिए और भी जानकारियां हैं। यहां पर नीचे शायद दिया गया है, मैं इसको देख लेता हूं। हाँ, यहां पर यह जानकारी है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ है। यहां पर कहा जा रहा है कि जो अर्थक्वेक है उसको एक मशीन के द्वारा मेजर किया जाता है, और उस मशीन का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ नाम है। और जो अर्थक्वेक है उसको नापने के लिए जो स्केल यूज किया जाता है, जैसे हम स्केल यूज करते हैं सेंटीमीटर लंबाई यूज करने के लिए, किलोग्राम किस चीज के लिए? वजन के लिए। उसी तरीके से अर्थक्वेक कितना पावरफुल था उसको नापने के लिए हम यूज करते हैं रिचर स्केल। क्या? रिचर स्केल। अब यहां पर बताया गया कि अगर अर्थक्वेक 2.0 रिचर स्केल पर आता है तो यह आपका बहुत ही छोटा है अर्थक्वेक, लेकिन अगर 5 से ज्यादा 5 आता है, 5 के आसपास आता है तो काफी ज्यादा ये डैमेज कर सकता है। 6 बहुत ही हाई होता है और 7 जो है वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक माना जाता है। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बताया गया है कि जो अर्थक्वेक है इसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा, यह हमें कोई आइडिया नहीं है। कभी भी नहीं पता चलेगा कि अर्थक्वेक कब आने वाला है और कहां पे आने वाला है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं, अपनी तैयारी रख सकते हैं कि जब अर्थक्वेक आए तो हमें कम से कम नुकसान हो, ज्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। अब यहां पर कहा गया है कि जो लोकल लोग होते हैं ना, उनके पास कुछ तरीके होते हैं जिसके जरिए वो क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है भाई, अब अर्थक्वेक आएगा। कैसे अंदाजा लगाते हैं? तो देखिए, एनिमल बिहेवियर, जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो एनिमल बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। जो जानवर होते हैं वो अकबकाने लगते हैं, घबराने लगते हैं, बहुत अजीब बिहेव करने लगते हैं। जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, उसमें जो मछलियां होती हैं वो अकबका जाती हैं और बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती हैं। जो स्नेक्स होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, अपने बिल से बाहर निकल जाते हैं। क्या करने के लिए? अर्थक्वेक से बचने के लिए। तो जानवर एक तरीके से होते हैं, इन्हें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कब आएगा, आने वाला है या फिर नहीं है। तो ये एक तरीके से तरीका अपनाया जाता है लोकल लोगों द्वारा अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं इसको पता लगाने के लिए। अब बात यहां पर आती है कि अगर आपके इलाके में अर्थक्वेक आए या फिर आया है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप खुद को बचाइएगा, उसके लिए तरीके बताए गए हैं और ये एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अगर अर्थक्वेक आए तो आप बच भी सकते हैं इसके जरिए, तो इसलिए समझिए। सेफ स्पॉट, सबसे पहले होता है कि आप जब अर्थक्वेक आता है तो सेफ स्पॉट पर जाकर रहें। जैसे कि किचन काउंटर जो होता है उसके नीचे चले जाएं, किसी टेबल या फिर डेस्क के नीचे चले जाएं, या फिर वॉल का कॉर्नर पकड़ लें या फिर इनसाइड कॉर्नर वॉल का पकड़ लें। समझ गए? इसके अलावा आपको फायर प्लेसेस से दूर रहना है, चिमनी के आसपास के इलाकों से दूर रहना है, खिड़कियों से दूर रहना है, वैसे शीशों से दूर रहना है जो कि टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। इसके अलावा आपको तैयार भी रहना है कि आप अपने आसपास के लोगों को तैयार करें, उनको बताएं और उनको तैयार करें कि वो डिजास्टर को कॉन्फिडेंटली डील करें और घबराएं नहीं, पैनिक ना करें, कमजोर ना पड़ें। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। अब यहां पर बात की जा रही है मेजर लैंडफॉर्म्स की। अब लैंडफॉर्म्स यहां पर टाइटल दिया गया है, लेकिन हमें यहां पर पढ़ना है एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, कि यानी जो अर्थ के सरफेस पर फोर्सेस लगते हैं और उनकी वजह से जो अर्थ के सरफेस पर बदलाव आता है, उनको अब यहां पर पढ़ना है।
अब यहां पर कहा जा रहा है कि द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। कौन कौन से प्रोसेस? वेदरिंग और इरोजन। अब वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पर जो रॉक्स होते हैं वो खुद ब खुद टूट बिखर जाते हैं। कैसे टूट बिखर जाते हैं? अर्थ के सरफेस पर मान लीजिए कोई रॉक है, बहुत बड़ा रॉक है, उस पर रोज क्या हो रहा है? धूप की गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ने से क्या होता है? फैलता है। रात में क्या होगा? वो ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा। इस तरीके से वो बार बार हजारों सालों तक क्या होगा? टूटेगा। तो उस तरीके से फैलेगा या और सिकुड़ेगा तो उससे क्या होगा? वो टूट जाएगा, धीरे धीरे टूट 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 कर बहुत छोटे छोटे वो हो जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए पहाड़ से पत्थर गिर गया तो गिरने से टूट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है? वेदरिंग होता है। इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है, इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। जब किसी एजेंट के द्वारा, जैसे कि वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा या फिर आइस के द्वारा हम क्या करते हैं? लैंडस्केप को इरोड करते हैं। लैंडस्केप को क्या करते हैं? वियर करते हैं। वियर टियर आपने सुना होगा, एक तरीके से उसका मतलब घिसना होता है कि पानी आई, हवा आया और किसी चीज को घिस दिया। अब सोचिएगा यार, रोज हवा चलती है तो इसे तो सब चीज घिस जाना चाहिए था, काहे नहीं घिसता है? तो उसका कारण है कि ये जो प्रोसेस होता है इरोजन का, ये काफी लंबे समय पर होता है। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत देखा और 5 मिनट में हो गया, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही स्लोली होता है। अब यहां पर जो इरोडेड मटेरियल होते हैं, अब यहां पर वेदरिंग हुआ या फिर इरोजन हुआ, इनसे क्या हुआ? बड़े बड़े रॉक्स थे, कोई स्ट्रक्चर था, वो टूटकर बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में आ गया। अब इन छोटे फॉर्म में आने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे जगह तक, वाटर, विंड या फिर किसी और ग्लेशियर के द्वारा, और वहां पर जाकर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इरोजन और डिपोजिशन का, ये अर्थ के सरफेस पर बहुत ही अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। उनके बारे में भी हम यहां पर समझेंगे, उन लैंडफॉर्म्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रिवर के बारे में। जो हमारी नदी होती है वो किस तरीके से इरोजन करके या फिर डिपोजिशन करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती है अर्थ के सरफेस पर, इसको देख लेते हैं। अब यहां पर बात की जा रही है कि जो रनिंग वाटर है रिवर का, वो लैंडस्केप को इरोड करता है, और जब नदी जो है वो स्टीप एंगल से गिरती है, बहुत ही हार्ड रॉक पर या फिर स्टीप वैली से गिरती है, वो वाटरफॉल बनाती है। अब यहां पर बात ऐसी की जा रही है कि यहां पर देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहां पर नदी फ्लो कर रही है। अब यहां पर नदी फ्लो कर रही है तो क्या हो रहा है? यहां पर हार्ड रॉक है, यहां से गिरी तो यहां पर उसने गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बना दिया और यहां पर इसको इरोड करके पूरा एक वाटरफॉल का स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ जो रिवर है उसके फोर्स की वजह से। क्या हुआ? वाटरफॉल का निर्माण हुआ। वाटरफॉल के साथ जो वाटरफॉल के नीचे देखते हैं काफी पानी जमा होता है। पानी जमा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, उसको अंडर कट किया गया, नीचे का जो सरफेस था उसको वाटर के फोर्स द्वारा इरोड कर दिया गया, और वहां पर छोटा सा पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अगर आप कहीं वाटरफॉल गए होंगे तो वाटरफॉल के पास वाटर स्टोर नीचे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वाटरफॉल का निर्माण होता है वाटर फोर्सेस की वजह से। इसके बाद अगर हम रिवर्स की बात करें तो यहां पर रिवर्स की बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कि जब भी नदी प्लेन इलाके में घुसती है, पहुंचती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो रिवर है वो निकलती कहां से है? रिवर पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों से निकलती है रिवर, तो पहाड़ों से निकलकर वो कहां पहुंचती है? पहाड़ों से निकलकर वो पहुंचती है मैदानी इलाकों में। पहले तो बहुत ही ढलान पर रहती है, वहां से सेडिमेंट्स उठाती है, वहां से क्या करती है? वो पत्थर को तोड़कर या फिर वहां से मिट्टी उठाकर अपने साथ बहा कर लाती है। लेकिन जब वो प्लेन इलाके में पहुंचती है और प्लेन इलाके में पहुंचकर वो ट्विस्ट लेने लगती है, टर्न लेने लगती है और बहुत ही बड़े बड़े बेंड बनाने लगती है, जिसको कि मिएंडर कहा जाता है। तो यहां पर मिएंडर का आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं तो इस तरीके से जब नदी फ्लो करने लगती है, इस तरीके से रिवर फ्लो करेगी, ऐसे जाएगी, बहुत ही स्टीप टर्न्स ले रही है। तो ये क्या है? इन्हीं को हम मिएंडर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मिएंडर क्या हो गया? बहुत ही स्टीप टर्न, इस तरीके से, यही हमारा एक मिएंडर हो गया।
तो इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे क्या चीजें बात की गई हैं, तो यहां पर कहा जा रहा है ड्यू टू कंटिन्यूअस erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come close and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake also known as oxbow lake. ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि ये जो नदी है ये तो मिएंडर बना रही है, प्लेन इलाके में है, सांप के जैसा पूरा चल रही है, फ्लो कर रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये नदी जिसके पास पावर है ये लगातार क्या कर रही है, इरोजन कर रही है, डिपोजिशन कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आइए समझते हैं। अब यहां पर इस रिवर को देखिए, ये रिवर पहले कैसे फ्लो करती थी, ये रिवर इस तरीके से पहले जाती थी, ऐसे घूमती थी और ऐसे इस तरीके से आती थी। ये इस रिवर का पहले काम था, इस तरीके से फ्लो करना। अब ये जो रिवर आई तो यहां पर क्या किया इसने, यहां पर क्या किया, यहां पर इस रिवर ने क्या किया, डिपोजिशन किया और इरोजन किया। अब यहां पर ये रिवर आई तो इरोजन कहां करेगी, डिपोजिशन कहां करेगी, जरा सोचिए जरा सोचिए। यहां पर ये जो रिवर है इस इलाके में, जहां पर मान लीजिए यहां पर कुछ नहीं था पहले, यहां पर इस तरीके से मिट्टी थी, इस इलाके में इरोजन करेगी और यहां पर डिपोजिशन करेगी। इस तरीके से आगे बढ़ती गई और ये क्या करती गई, इस इलाके में इरोजन करती गई और यहां पर इस तरफ डिपोजिशन करती गई और इरोजन डिपोजिशन करते करते इसका रास्ता यहां के बजाय इधर फ्लो करने लगा, जिससे क्या हो गया, जिससे रिवर डायरेक्टली फ्लो करने लगी और ये जो पूरा इलाका था ये बंद हो गया। और इस तरीके से हमारा ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। किस चीज के जरिए, इरोजन और डिपोजिशन के जरिए। समझ गए, यहां पर अच्छी तरीके से समझाया गया है। यहां पर ऐसे समझाया गया है कि देखिए यहां पर हमारा कोई रिवर है, कोई रिवर आ रहा है, तो ये रिवर क्या कर रहा है, इरोजन और डिपोजिशन कर रहा है। इस इमेज में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये कैसे आ रही है, जैसे मिएंडर बनाते हुए आ रही है, यहां पर आई तो ये जो इलाका होगा यहां पर क्या होगा, इरोजन होगा, यहां पर क्या होगा, डिपोजिशन होगा। इस तरीके से ये क्या कर रही है, इरोजन और डिपोजिशन कर रही है। यहां पर क्या कर रही है, इरोजन कर रही है क्योंकि यहां पर फोर्स ज्यादा है, इस इलाके में डिपोजिशन करेगी, यहां पर इरोजन करेगी, यहां पर डिपोजिशन करेगी। इस तरीके से करते करते क्या होता है, मिएंडर बोल रहा हूं, ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। अब यहां पर कहा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिवर है वो अपने किनारों से ऊपर उठकर बहने लगती है और इससे यह होता है कि आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर बाढ़ आ जाती है, फ्लडिंग हो जाता है, पानी पूरा भर जाता है। और जैसे ही वो भरता है, जो नदी अपने साथ पहले से फाइन सॉइल को ले आई थी या फिर अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आई थी, उनको वहां पर किनारों पर जमा कर देती है, छोड़ देती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बनता है। फ्लड प्लेन क्या होता है, ये एक ऐसा इलाका होता है, नदी के पास का इलाका, जहां पर हर साल या फिर कुछ सालों के बाद एक बाढ़ आता है। नदी जो है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी को वहां पर छोड़ देती है और वो जो इलाका होता है वो खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेहतर होता है। जैसे यहां पर कह रहे, यहां पर क्या हो रहा है, नदी फ्लो कर रही है। अब नदी फ्लो कर रही है, सिंपली फ्लो कर रही है। नदी में क्या आया, बाढ़ आया। नदी बाढ़ आया तो बाढ़ के साथ नदी में मिट्टी भी है और क्या है, जो सिल्ट है और भी चीजें हैं जो नदी अपने साथ लाई है। और जब यहां पर पूरा पानी भर गया और यहां पर पानी जब उतरा, पानी जब कम हुआ, तो इस इलाके में नदी क्या करेगी, मिट्टी को छोड़ देगी और ये जो इलाका होगा यहां पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी और बहुत ही नई मिट्टी अवेलेबल होगी खेती करने के लिए। और जब यहां पर खेती किया जाएगा तो वो खेती बहुत ही अच्छी होगी। समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स एज द रिवर अप्रोचेस द सी। यहां पर लीव्स को पहले मैं दिखा देता हूं, लीव्स क्या होते हैं। यहां पर इसको देखें तो इसके आसपास के ये जो उठे हुए इलाके हैं,
यानी नदी के बिल्कुल बगल में जो उठे हुए इलाके होते हैं इसी को लिप्स कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी इमेज दिया गया, उसको मैं दिखा देता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नदी के जस्ट बगल वाला इलाका हो गया वो हो गया फ्लड प्लेन, जहां पर बाढ़ आ सकता है, आसानी से आ सकता है। लेकिन फ्लड प्लेन के बाद एक इलाका आता है जो कि काफी उठा हुआ होता है, जहां पर पानी चढ़ नहीं सकता, यह हमारा लिप्स कहलाता है। समझ गए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे नदी जो है वो समुद्र के पास पहुंचने लगती है, जो वाटर फ्लो था, यानी नदी का जो वाटर फ्लो कर रहा था उसकी स्पीड बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और इसके साथ ही जो रिवर है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूटने लगती है, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। बहुत सारे क्या, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी जो है वो पहले तो बहुत ही स्पीड में फ्लो करती है, लेकिन आगे चलकर एक नदी उससे अलग हो जाती है। कौन सी नदी? हुगली नदी, जो क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी गंगा से निकली हुई है। अगर कोई नदी किसी नदी में गिरे तो क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं। लेकिन कोई नदी अगर किसी बड़े नदी से टूट कर निकले तो उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहां पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, एक नदी आ रही थी, मेन रिवर आ रहा था और ये ऐसे गया, यहां पर एक क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटरी निकल गया, एक धारा उससे अलग निकल गया। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटरी की, मेन नदी से एक धारा अलग निकल जाए। और इसके आगे चलकर जो नदी है वो उसका स्पीड इतना स्लो हो जाता है, इतना धीरा हो जाता है कि वो क्या करता है, अपने साथ जितनी भी मिट्टी या फिर जो भी चीज वो लेकर आ रहा था उन सभी को वो गिराने लगता है, उन सभी को वो छोड़ने लगता है। उसमें उतना स्पीड नहीं होता कि उसको कैरी करने पाए। और उसको जब छोड़ने लगता है तो वहां पर क्या होता है, वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा वहां पर सिल्ट या फिर मिट्टी या फिर जो भी चीजें हैं उसको छोड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिट्टी का कलेक्शन होने लगता है और नदी जो है वो कई धाराओं में टूट जाती है। और ये जो धाराएं होते हैं और इसकी वजह से एक इलाका बनता है जिसको कि क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का इलाका। अब यहां पर इस इमेज में अगर आप देखें तो इस इमेज में आपको सही में समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा क्या होता है। अब यहां पर एक और इमेज मेरे पास है, इस इमेज में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये एक तरीके से डेल्टा है एक नदी का, जहां पर वो नदी जाकर समुद्र में या फिर किसी बड़े नदी में मिल रही है। ये नदी क्या हो गई, शुरू में बहुत स्पीड था तो सिंगल रिवर एक फ्लो कर रहा था, लेकिन आगे चलकर बहुत स्लो हो गई तो वो बहुत सारी धाराओं में टूट गई। और ये जो पूरा मिट्टी जमीन का इलाका हो गया, ये हमारा डेल्टा हुआ, ये भी डेल्टा हुआ, ये भी डेल्टा हुआ। और बताइए, एक तरीके से हमारे इंडिया में या फिर बांग्लादेश को मिलाकर हम कहें वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? जरा नाम बताइए, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे नहीं बात चलेगा, आपको भी कुछ पढ़ना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे वर्क ऑफ सी वेव्स की बात करते हैं, यानी कि सी वेव्स की वजह से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब यहां पर देखिए, जो सी वेव्स हैं वो भी इरोजन और डिपोजिशन का काम करते हैं। इरोजन और डिपोजिशन किया जाता है सी वेव्स के द्वारा। कहां पर? कोस्टल इलाके में, और वहां पर ये कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। अब देखिए, जो सी वेव्स होते हैं वो लगातार स्ट्राइक करते हैं पत्थरों को। कौन से पत्थरों को? जो कि समुद्र के किनारे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वहां पर स्ट्राइक करते हैं। उसकी वजह से, लगातार स्ट्राइक की वजह से उन पत्थरों में क्रैक डेवलप होते हैं और समय के साथ ये जो क्रैक होते हैं ये बड़े होते जाते हैं और चौड़े होते जाते हैं और धीरे धीरे ये केव का रूप ले लेते हैं। किस चीज का? गुफा का रूप ले लेते हैं और ये एक कहलाते हैं सी केव्स। सी केव्स आप कैसा होता है आप ये सोच रहे होंगे। इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है? एक सी केव है। ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने इसको बनाकर नहीं भेजा है या फिर अपने से नहीं बन गया है, बल्कि यहां पर जो ये समुद्र है ये लगातार यहां पर स्ट्राइक कर रहा है। लगातार वेव्स आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और धीरे 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 ये क्या हो गया? केव बन गया। ऐसा नहीं है कि ये चीज 1 साल 2 साल 4 साल में होती है, ये चीज हजारों साल के बाद होती है। हजारों साल तक लगातार स्ट्राइक, रोज सी वेव जो है स्ट्राइक करता है तो ये स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां पर बात की जा रही है, जैसे जैसे ये जो कैविटी है ये बड़ी होती जाएगी और भी बड़ी होती जाएगी और अंत में क्या होगा? इस केव का केवल छत बचेगा, यानी पत्थर के इस पार भी छेद, उस पार भी छेद और आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो इस वजह से क्या बनेगा? सी आर्क बनेगा, सी आर्क बनेगा। समझ गए? अब सी आर्क कैसे बनेगा ये जो जरा सा हम देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये है सी आर्क। ये यहां पर क्या है? यहां पर पहले शुरुआत में क्रैक हुआ, क्रैक पर और स्ट्राइक हुए तो क्या हुआ?
सी केव बना, सी केव पर लगातार स्ट्राइक हुए तो आगे चलकर क्या हो गया, ये आर्क बन गया, सी आर्क बन गया। आर्क का रूप देख सकते हैं, सी आर्क के रूप में है ये, तो सी आर्क यहां पर बन गया। अब यहां पर बात करें, अब ये जो सी आर्क है ये भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं, इरोजन हो जाता है, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, किसी भी तरीके से धीरे धीरे इरोजन हो जाता है और सिर्फ एक दीवार या फिर वाल का स्ट्रक्चर बच जाता है, जिसको कहा जाता है स्टैक कहा जाता है। स्टैक क्या कहा जाता है, स्टैक। अब स्टैक का इमेज यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर सिंपली आपको समझना यह है कि जब ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा, जब ये वाला हिस्सा पूरा टूट जाएगा तो यहां पर ये पूरा केवल बचेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, स्टैक कहेंगे। यही हमारा क्या होगा, स्टैक कहलाएगा। यहां पर इमेज आप देख सकते हैं, इसमें मेरे पास था इमेज, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये जो है ये क्या है, स्टैक है, ये भी स्टैक है। यहां पर क्या है, सी केव है, क्या है यहां पर, सी केव है, सॉरी सी केव बोल रहा हूं मैं, सी आर्क, यहां पर एक तरीके से आर्क बन रहा है। शुरू में क्या हुआ होगा, क्रैक, क्रैक के बाद केव बना, केव के बाद आर्क बना, आर्क के बाद स्टैक बना। इस तरीके से पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आगे देखें तो और भी बातें कुछ लिखी गई हैं। यहां पर कहा जा रहा था स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। सी क्लिफ की बात करें तो सी क्लिफ आपको बहुत ही आसान है समझना। सी क्लिफ जैसे यहां पर इस गुफा को हटा दिए, गुफा की बात मत कीजिए, ये पूरा वॉल जैसा स्ट्रक्चर है, यही हमारा सी क्लिफ है, यही सी क्लिफ है। समझ गए सी क्लिफ क्या होता है, बहुत ही ईजी था, उतना कोई हार्ड चीज नहीं था, ये बहुत ही आसान है ये। इसके बाद आगे हम बढ़ें, अब यहां पर आइस की बात कर लेते हैं, ग्लेशियर्स की। अब ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर एक तरीके से रिवर्स होते हैं आइस के, जो कि लैंडस्केप को क्या करते हैं, इरोड करते हैं और सॉइल को भी बुलडोज करते हैं और स्टोन्स को भी एक तरीके से एक्सपोज करते हैं। यानी जिस तरीके से रिवर के द्वारा इरोजन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ग्लेशियर के द्वारा भी इरोजन किया जाता है। ग्लेशियर क्या करते हैं, बहुत ही डीप हॉलोज क्रिएट करते हैं और जैसे जैसे आइस मेल्ट करता है वैसे वो भरकर और वहां पर लेक का निर्माण करते हैं। ग्लेशियर जैसे ग्लेशियर यहां पर फ्लो कर रहा है, यहां पर बहुत ही यहां से सारे जो नीचे के पत्थर हैं या फिर नीचे की मिट्टी है उसको उठा लेंगे और यहां पर एक छोटा सा गड्ढा यानी लेक जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। जब भी बर्फ पिघलेगा तो वहां पर लेक बन जाएगा। ये क्या है, एक तरीके का लेक है, नेचुरल लेक, जो कि ग्लेशियर के द्वारा बनाया गया है। अब ये जो मटेरियल है जो ग्लेशियर के द्वारा कैरी किया जाता है, जैसे कि उसमें बड़े रॉक भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, सैंड भी हो सकते हैं, सिल्ट भी हो सकते हैं, ये जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये इन डिपॉजिट्स को कहा जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। जिस तरीके से नदियां डिपोजिशन और इरोजन का काम करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ग्लेशियर्स के द्वारा माउंटेन्स में इरोजन और डिपोजिशन का काम होता है। और जब वो इन चीजों को डिपॉजिट कर देती हैं तो क्या होता है, ग्लेशियल मोरेन्स ये कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। अब यहां पर आपको अगर दिखाऊं तो यहां पर इस इमेज में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर ये पूरा ग्लेशियर फ्लो कर रहा है। देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा रिवर के जैसा दिख रहा है, ये रिवर के जैसे ही फ्लो करते हैं। और ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं ये पूरा, ये जो डार्क कलर में, यही है ग्लेशियल मोरेन्स, जो कि एक तरीके से मिट्टी है या फिर वैसी चीजें हैं जिनको कि इन ग्लेशियर्स के द्वारा कैरी करके लाया गया है और यहां पर डिपोजिट कर दिया गया है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर अब हमें पढ़ना है वर्क ऑफ विंड, यानी हवाओं की वजह से क्या चेंजेस होते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि आपने क्या कभी डेजर्ट विजिट किया है, डेजर्ट आपने देखा है, वहां पर आप एक तरीके से सैंड ड्यून्स की तस्वीरें देखने या फिर जमा करने की कोशिश कीजिए। यहां पर कहा जा रहा है कि इरोजन और डिपोजिशन का एक बहुत ही एक्टिव एजेंट होता है डिजर्ट में, और वो होता है विंड। डिजर्ट में अगर आप जाइएगा तो वहां पर आपको पत्थर देखने को मिलेंगे मशरूम के शेप का, जिनको कि मशरूम रॉक्स कहा जाता है। ये क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर जो विंड्स होते हैं इनके लोअर सेक्शन को इरोड कर देते हैं और अपर पार्ट को छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इनके पास लोअर बेस पतला होता है, अपर बेस चौड़ा होता है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये एक तरीके से मशरूम रॉक है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि विंड के द्वारा इरोजन किया गया है। नीचे का जो हिस्सा है यहां पर इरोजन ज्यादा हुआ, यहां की मिट्टी को हवा उड़ा कर ले गई, लेकिन ऊपर के ऊपर इलाके में क्या था, पत्थर था या फिर मजबूत था, वहां पर इरोजन उतना नहीं हो पाया, इसलिए ये मशरूम रॉक का निर्माण हुआ। समझ गए। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है
When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structure. These are called sand dunes. Sand dunes क्या होते हैं? बहुत ही आसान है। इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर इस इमेज में जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही कहलाते हैं सैंड ड्यून। यहाँ पर इस तस्वीर में भी दिया गया है, यहाँ पर भी देखिए तो ये सारे हैं सैंड ड्यून्स जो कि एक तरीके से बनाए जाते हैं किसके द्वारा? विंड के द्वारा। किसके द्वारा? विंड के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें when the grains of sand are very fine and light, जब सैंड के ग्रेन्स बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो विंड इनको लंबे डिस्टेंस तक कैरी कर सकता है, बहुत दूर तक कैरी कर सकता है। और जब ये जो सैंड है, इस तरीके के सैंड, इनको बहुत बड़े इलाके में डिपॉजिट कर दिया जाता है हवा के द्वारा, तो इनको लोस कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। अगर आप चाइना में जाइएगा तो वहां पर आपको लोएस के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। अब ये चीज़ भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो यहां पर मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं। यही चीज़ है आपका लोएस। अब यहां पर देखें तो ये आपको लग रहा हो कि मिट्टी है, मिट्टी नहीं है। ये आपको डेजर्ट से जो फाइन डस्ट, सैंड से भी बहुत फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हवा के द्वारा कैरी किया गया, यहां पर लाकर गिरा दिया गया, यहां पर ये डिपॉजिट हो गया। कितना ऊंचा ये डिपोजिशन है आप देख सकते हैं। और ये हुआ है 1, 2, 4 दिन, 10 दिन नहीं, 1000 सालों में, 100 सालों में, दसों हजार साल में, इसलिए आपको ये इतना मोटा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे जो स्ट्रक्चर्स या फिर जो चेंजेस हैं, जो फोर्सेज हैं, उनको हमने यहाँ पर पढ़ लिया इस चैप्टर का। यहाँ पर इस चैप्टर का एक्सरसाइज है, इसको हम पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी चैप्टर्स पढ़ सकें हमारे द्वारा। तब तक के लिए गुड बाय।